हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री अध्याय 7 है। तो इस वीडियो में हम लोग महिलाएं जाति एवं सुधार के बारे में रीड करेंगे और विश्लेषण करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी? और आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज्यादातर लड़कियां क्या करती हैं, स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारे लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से क्या होता है, बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालय में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी होता है और कानून के अनुसार क्या होता है, वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। और यहाँ तक कि क्या होता है, जो विधवाएं हैं ना, वो भी दोबारा शादी कर सकती हैं। और पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट भी डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। बात क्या करें कि जो इतने सारे सुविधाएं होने के बावजूद भी कई सारी महिलाएं क्या होती हैं, इन सारे अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं और कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में क्या होती है, लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। तो बहुत सारे परिवार में क्या होता है, लड़कियां क्या करती हैं, अपने अनुसार यानी अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना। आगे देखेंगे। 200 साल पहले क्या होता था, 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी और हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष क्या करते थे, एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे। और देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए। और इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिला को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। या तो महिला स्वेच्छा से अपनी इच्छा से पति की चिता पर जाए या फिर जबरदस्ती उसको पति की चिता पर ढकेल दिया जाता था और उसको क्या कहा जाता था, सती कहकर उसको महिमा मंडित किया जाता था। और सती शब्द का अर्थ क्या होता था, सदाचारी महिला, यानी संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे और शिक्षा तक महिलाओं की पराया क्या होती है, कोई पहुंच नहीं थी। तो जो शिक्षा है ना, उस पर भी महिलाओं की कोई पहुंच नहीं थी। और देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो क्या होगी, वो जल्दी विधवा हो जाएगी। अगर देश के बहुत सारे भागों में क्या विश्वास था कि अगर लड़कियां पढ़ी लिखी होगी तो वो जल्दी विधवा हो जाएगी, इस तरह की मान्यताएं थी। अब देखिए, यहाँ पर सती प्रथा हो रहा है और ये क्या है, सती बालथाजर शॉल्विन द्वारा बनाया गया चित्र है 1813 का। ये भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से यह एक है। और सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता था। यानी जो पूर्वी समाज है ना, ये बर्बरता का एक रूप, यानी बर्बरता के सबूत के तौर पर इसको क्या देखा जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे कि समाज में स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय खुद को क्या मानते थे, ऊंची जाति का मानते थे। और इसके बाद व्यापार और महाजनी क्या होते हैं, आदि से जुड़ी जातियों, जिन्हें क्या कहा जाता था, प्राय वैश्य कहा जाता था। और ये जो महाजनी आदि से जुड़ी जातियों का आस्थान का आता था। यानी इसके बाद जो व्यापार और महाजनी होता है ना, महाजनी आदि से जुड़ी जातियों का स्थान आता था। यानी पहले ऊंची जाति का मानते थे, इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियों का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर हो गया, वो कुमार जैसे दस्तकार आते थे। इसके बाद जिन्हें शूद्र कहा जाता था, इसको क्या कहा जाता था, शूद्र। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी। तो सबसे निचली जातियों की पायदान की बात करें तो जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी वो निचले पायदान की, यानी इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान की जातियां थी। ठीक है, ऐसे काम धंधे करते थे जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे। और यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति क्या होती थी, भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को क्या मानते थे, अछूत मानती थी। और इन लोगों को क्या है, मंदिर में प्रवेश करने और सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की भी छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। निचले जाति के लोग को अछूत लोग मानते थे, फिर उनको निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं सदी यानी 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और
नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए और इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। आगे की बात करें कि परिवर्तन की दिशा में उठते कदम है क्या। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है और इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी और ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी बल्कि इन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुँच में भी थी और जिनके बारे में हम लोग कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। और लिहाजा ये कि आम लोग भी इन चीज़ों को पढ़ सकते थे, क्योंकि किताबें होती थी, अखबार होती थी, पत्रिकाएं, पर्चे होती थी। इन सारी चीज़ों से आम लोग भी इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते थे और उनमें से बहुत सारे लोग क्या करते थे, अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त भी कर सकते थे, ताकि वो अपने समाज में अपना विचार भाव को व्यक्त कर सकते, अपने भाषा का व्यक्त कर सके। और पांडुलिपियों की तुलना से ये ज़्यादा लोगों तक पहुँच भी होती थी। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों के बीच क्या होते थे, चर्चा होती रहती थी। कभी कभी ये इसमें महिलाएं भी शामिल होती थी और ये चर्चाएं क्या होती थी, आम जनता तक पहुंच सकती थी और क्या होती थी, जो सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से क्या होती थी, जुड़ी होती थी। ये सारी बहसें क्या होती थी, प्रायः सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी और इस तरह की बहसें अक्सर क्या होते थे, भारतीय सुधारकों और जो सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजाराम मोहन राय 1772 से 1833 इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में क्या किया था, ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसमें क्या हुआ, जिसको बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राजाराम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। तो बात करें कि राजाराम मोहन राय को समाज सुधारक क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो लोग मानते थे कि जो समाज है ना, उसमें परिवर्तन लाना, चेंजिंग लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीका जो है उस पर भी छुटकारा पाना जरूरी है। और उनका क्या मानना था, उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने जो व्यवहार है ना, उसको, जो रूढ़िवादी धारणा है, उसको छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। ठीक है, इस तरह के थिंकिंग वाले लोग थे राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए क्या करते थे, ज्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। तो राजाराम मोहन राय क्या थे, एक समाज सुधारक थे और वो जो पश्चिमी शिक्षा है ना, उसका प्रसार करने तथा महिलाओं का जो हक है, अधिकार है, समानता है, स्वतंत्रता है, तो उसके लिए पक्षधर थे। और उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह जो महिला है ना, उसको जबरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता था। उनकी क्या है फ्रेंड, उनकी जो दुनिया है ना, उसका वर्ल्ड घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी, यानी उसका दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं दी जाती थी। तो ये किसने लिखा है, तो राजाराम मोहन ने लिखा है। देखिए, राजाराम मोहन राय है हमारे महान समाज सुधारक। बात करेंगे विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश, तो अब देखेंगे कि विधवाओं के जीवन में कैसे बदलाव लाने की कोशिश किया गया था। तो राम मोहन राय इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। और राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषा के अच्छे ज्ञाता भी थे। तो संस्कृत, फारसी तथा अन्य जो भाषा है ना, उन सारी भाषाओं के ज्ञाता भी थे। और उन्होंने क्या किया था, अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई थी। तो यह सबूत भी दिया था, यह प्रूव भी किया था प्राचीन ग्रंथों के द्वारा कि विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है और ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे समाज में। ठीक है, और जैसा कि हम लोगों ने अध्याय 6 में पढ़ा है कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे और वे राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे, क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। तो उन्होंने क्या किया था, जो 19वीं सदी है ना, उसके प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपरा और जो रीति रिवाज है उसका आलोचना भी करने लगे थे।
और राम मोहन राय के विचारों को सही मानते भी थे। और क्योंकि उनका जो एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी, यानी राम मोहन राय का जो विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी, तो फलस्वरूप इसका फलस्वरूप क्या हुआ, 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। तो कब फ्रेंड, 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई, रोक लगा दी गई। ठीक है, अब देखेंगे राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर क्या होता था, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हो। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ हैं। तो वो अपने सबूत के तौर पर धार्मिक ग्रंथों से श्लोक या वाक्य ढूंढते थे और उसके समर्थन के शब्द ढूंढते थे और वो दलील देते थे कि उससे संबंधित वर्तमान जो रीति रिवाज है उसका प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। ठीक है, इधर देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, किस प्रकार से टंगा हुआ है झूला में दो लोग। कुंडों पर झूलने का त्योहार है। इस लोकप्रिय त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्टानी का अभ्यास करते हैं और अपनी खाल में कुंडा भेदकर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की तो इस त्योहार की खासतौर से आलोचना की गई। देखिए किस प्रकार से व्यक्ति को झुलाया गया है, यहाँ पर काफी कष्टदायक खेल था ना। पहले हम उन्हें स्रोत वन का है, पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं। राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण है, देखिए सती समर्थक वाला लोग, यानी औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार होते हैं। जो सती समर्थक है उसका क्या बात है, उसका क्या दलील है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है, औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार होते हैं, बिना दृढ़ निसंकल्प वाली होती है, भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग न निकले, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। तो ये किसने लिखा है फ्रेंड, तो ये सती समर्थक लोगों ने लिखे हैं। तो क्या कहते हैं कि जो औरत होती है ना वो कुदरती तौर पर समझदार यानी कम समझदार होती है और बिना दृढ़ संकल्प वाली होती है, यानी उसका संकल्प कोई दृढ़ वाला नहीं होता, मजबूत वाला नहीं होता है, वो भरोसे का लायक नहीं होती है। और उनमें जो बहुत सारी खुद ही क्या है, बहुत सारी औरतें हैं वो खुद ही अपने पति की मृत्यु के साथ जाने की कामना करने लगती है। और जो अगर कहीं धधकती आग से भाग ना निकले, अगर औरत आग के डर से धधकती आग को देखकर डर से भाग ना निकले, इसलिए उन्हें क्या किया जाता है, चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। तो ये दलील सती समर्थक लोगों का है। अब देखते हैं सती विरोधी का। आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका कब ही दिया। तो जो सती विरोधी हैं तो उन लोगों का दलील क्या है, उन लोगों का बात क्या है, देखते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि आप लोगों ने, जो महिला है ना, उनको स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया। फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उसमें समझ नहीं होती। अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीजों को ग्रहण न कर पाए तो हम उसे अच्छा मान सकते हैं। अगर उसको शिक्षा ना ही दिया जाए, अगर उन्हें ज्ञान दिया ही ना जाए तो कैसे हम उसको मान ले कि वह अयोग्य है, अक्षम है। परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम्हें उन्हें कमतर कैसे कर सकते हैं। अगर तुम उन्हें पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो उसे कम कैसे समझ सकते हो, नहीं समझ सकते हो ना। आगे देखेंगे, उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया।
हवाला दिया था कि अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में 1856 में क्या हुआ फ्रेंड, 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित कर दिया। जो विधवाओं की विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया। तो जो विधवा का विवाह का जो विधवा लोग हैं ना, उनका दोबारा शादी कराने से विरोध करते थे, तो उन्होंने क्या किया, विद्यासागर का भी विरोध किया, क्योंकि विद्यासागर चाहते थे कि जो विधवा औरतें हैं उनका दोबारा विवाह हो। और 19वीं सदी की उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम वीरेशलिंगम पंतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। फ्रेंड, 2-3 बार दोहराने का मतलब क्या है, इसे आप लोग का दिमाग बैठा रहेगा और साथ में और आप अगर अच्छा से पढ़ने का कोशिश कीजिए और एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपका दिमाग में बैठ जाएगा। इसलिए 2-3 बार दोहरा देते हैं ताकि आपका दिमाग में बैठा रहे। लगभग उसी समय क्या हुआ था, जो बंबई युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी क्या किया था, विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया था। तो जो बंबई है ना, वहां पर भी जो बुद्धिजीवी हैं और जो समाज सुधारक हैं, उन्होंने भी क्या किया था, विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का क्या किया था, दृढ़ संकल्प लिया था, मतलब संकल्प लिया था। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। तो जो उत्तर है ना, उत्तर भारत में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी क्या किया था, विधवा विवाह का समर्थन किया था। और इसके बाद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी क्या कम थी और विवाह करने वाली विधवा को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। अगर विधवा स्त्री अगर दोबारा शादी करती है तो उसको समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था और इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। तो जो रूढ़िवादी लोग हैं ना, इस तरह के कानून का विरोध करते रहे। देखिए फ्रेंड, ये दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद ने क्या किया था, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। इधर देखेंगे, लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। तो जो समाज सुधारक है ना, तो बहुत सारे समाज सुधारकों को ऐसा लगता था कि अगर महिला की दशा सुधारना है तो उसको लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी होगा और जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने क्या किया, लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएगी और उनकी जो मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप क्या है, 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली जो ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में ही घर पर क्या होना चाहिए, पढ़ाया जाता रहा। और कई महिलाओं ने क्या किया, बिना किसी की मदद ले खुद ही पढ़ना लिखना भी सीख गया। तो कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए ही खुद ही पढ़ना लिखना सीख लिया। और अगर देखेंगे कि क्या आपको याद है कि पिछले साल की जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राजसुंदरी देवी के बारे में हम लोग पढ़े थे और वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लो में चोरी छिपे ही पढ़ना सीखा था। ठीक है, राजसुंदरी देवी। एक कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे देखेंगे, उन्नीसवीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। तो 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में क्या हुआ, जो आर्य समाज है ना, आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिला अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी और
उन्हें घर पर ही क्या करने लगे, पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ के आयतों का क्या क्या हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ और इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़े। ठीक है, देखिए फ्रेंड, ये हिंदू महाविश्वविद्यालय की छात्राएं 1875 की है और 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए और हिंदू मुस्लिम विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी। देखिए यहाँ पर महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, पढ़ाई जा रही है, शिक्षा दिया जा रहा है। यहाँ पर इधर देखते हैं, महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। तो महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी जो मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या अहम भूमिका अदा की। तो बहुत सारी जो महिलाएं ना, मुस्लिम महिलाएं, महिला शिक्षा को क्या क्या बढ़ावा देने के लिए बहुत ज्यादा भूमिका अदा किए। और जैसे भोपाल की बेगमों ने क्या किया, अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वो रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। और 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी थी और उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका भी बन गई थी। बहुत सारी महिलाएं क्या करने लगी, लिखने लगी और उन्होंने क्या क्या समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। और पुणे में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे, कहा कि पुणे में रहने वाली है, पुणे में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक पुस्तक यानी एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच जो मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। और ये देखिए फ्रेंड, ये पंडिता रमाबाई है, पंडिता रमाबाई। अब देखेंगे जब औरत का पति मर जाता है। देखिए स्रोत नंबर 2 है, जब औरत का पति मर जाता है। अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा था, क्या औरत को अपनी जिंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी है। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीजों से बनी हो, मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हो। और तुम वो क्या है फ्रेंड, तुम्हारी जिंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है, नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी विवाह आओ भगत और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जब विवाहित महिलाएं जाती है। और भला इन पाबंदी की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह अशुभ होता है। इस प्रकार से ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना में लिखी है। ठीक है, आगे देखेंगे, संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रामाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है और उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी और वहां क्या होती थी, महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सके। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं और जिससे हिंदू संस्कृति क्या हो रही है, भ्रष्ट होगी और क्या है, पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। जैसा कि आप देख सकते हैं 19वीं सदी के आखिर तक खुदा महिलाएं भी क्या है फ्रेंड, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि 19वीं सदी के जो आखिर तक
खुद महिलाएं, क्या फ्रेंड, खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी और उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली और स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। अब 20वीं सदी की शुरुआत से हुए महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी और उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में भी हिस्सा लिया। और बात करेंगे 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने भी क्या किए, महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए।